नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काइरोस यूपीएससी राइट टाइम एट द राइट मोमेंट। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे डेली एमसीक्यू की। लेकिन उसके पहले एक और बात बता दूं कि हमारा जो टारगेट है इस वीडियो का वो है आपके लिए करंट अफेयर्स में से एमसीक्यू लाने का, और उस एमसीक्यू को आपको करना है प्रैक्टिस कैसे करना है? जैसे ही आपकी स्क्रीन के ऊपर वीडियो आता है आपको सबसे पहले उसको पॉज करना है, उसके बाद आंसर देना है, और उस आंसर देने के बाद आपको वीडियो को आगे प्ले करना है। ठीक है, बाद में आखिर में आपको लिखना है कि 7 में से आपके कितने सही हुए, 7 हुए, 6 हुए, 5 हुए, 4 हुए, 3 हुए, जो भी हुए हो। ठीक है, चलिए पहला टारगेट आपके सामने दिया है एमसीक्यू के फॉर्म में। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला, इन्फ्लेशन टारगेट इज फिक्स्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। दूसरा सेंटेंस, होलसेल प्राइस इंडेक्स WPI इज एडॉप्टेड एज की मेजर्स ऑफ इन्फ्लेशन बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और तीसरा सेंटेंस, इंडिया हैज एडॉप्टेड द फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन टारगेट। चलिए, अभी लेटेस्ट में हमारे देश में जो इन्फ्लेशन को टारगेट करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है, उन कमेटी की अभी क्या हुआ, मीटिंग हुआ। और उस मीटिंग में क्या किया गया है, तो रेपो रेट जो है उस रेपो रेट को अनचेंज रखा हुआ है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग हमने स्टैटिक में से करंट में से कंटेक्स्ट उठाया और स्टैटिक में से एक बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू आपके सामने लेके आए। तो आपको बताना है इन 3 सेंटेंस में से हाउ मेनी सेंटेंस आर करेक्ट। चलिए पहला देख लेते हैं। तो इन्फ्लेशन का टारगेट जो है यह सेंट्रल गवर्नमेंट तय करती है, आरबीआई तय नहीं कर रही है। ठीक है, अभी हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने तय किया है कि भाई हमें 4% रखना है, लेकिन प्लस और माइनस कितना, 2% हम उसमें फ्लेक्सिबल रहते हैं। ठीक है, तो पहला सेंटेंस कैसा हो गया? चलिए बोलिए, पहला सेंटेंस मेरा गलत हो गया क्योंकि यह सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। दूसरा सेंटेंस भी गलत हो गया क्योंकि यह होलसेल प्राइस इंडेक्स नहीं, यह आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उनके बेस पे यह इन्फ्लेशन हम तय करते हैं। तो दूसरा सेंटेंस भी हमारा गलत हो गया। तीसरा सेंटेंस बता रहा है कि हमारे इंडिया में यह फ्लेक्सिबल है, तो बिल्कुल सही है। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो 4% 2+ या 2- तक चला जा सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका इन्फ्लेशन 2% से लेके 6% के बीच में रह सकता है। तो यह हुआ कि नहीं फ्लेक्सिबल? ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा सेंटेंस सही है। हमें पूछा है कितने सही है, तो भैया ओनली 1, सिर्फ एक ही सेंटेंस है जो कि सही है। ठीक है, देखिए अभी हमारी जो एमपीसी की मीटिंग हुई, उस एमपीसी की मीटिंग में रेपो रेट को अनचेंज रखा है 6.5% के ऊपर। और यहाँ पे हम क्या किनको तय करते हैं? हम तय करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कौन तय करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट तय करता है। कहाँ पे? अंडर सेक्शन 45ZA के तहत। ठीक है, एक और चीज याद रखिए जो मैंने बताई कि भैया 4% रखा है, लेकिन 2% हम आइदर साइड, दोनों साइड पे फ्लेक्सिबल रहे। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू आपके सामने है। Who won the 2023 नोबेल पीस प्राइज? चलिए, विश्व में शांति लाने के लिए जो नोबेल प्राइज दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के बाद, तो बता दीजिए किन्होंने यह पीस वाला प्राइज जीता है। अब इसका आंसर आपको नहीं पता है तो भैया आपका करंट अफेयर्स काफी वीक चल रहा है। ठीक है, पता नहीं लग रहा है आप कौन सी दुनिया में जिंदगी जी रहे हो। अगर इंस्टाग्राम की रील्स देखने में ही टाइम बिगाड़ रहे हो ना, तो फिर इस प्रिपरेशन को बंद कर दीजिए, अगर आपको इसी एमसीक्यू का जवाब भी नहीं मिलता है तो। ठीक है, देखिए करंट अफेयर्स जो है, यह करंट अफेयर्स ऐसा कुछ नहीं है कि आप हर मंथ का एक साथ खा लोगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, यह आपको डाइजेशन प्रॉब्लम करेगा। इसके लिए आपको कैसा करना है, डेली लाना है। अब देखिए हम यहाँ पे डेली के एमसीक्यूज लेके आते हैं, साथ ही साथ अब हम शुरुआत किया हुआ है आपके लिए मंथली कंपाइलेशन लाने की। लेकिन हमारा टारगेट यह है कि आपको डेली वीडियो ही देखना है। ठीक है, चलिए तो किन्होंने जीता है पीस प्राइज? नादिया मुराद, अभी अहमद, दमित्री मुरातो या फिर नरगिस मोहम्मदी? तो इसका सही आंसर आएगा ईरान के नरगिस मोहम्मदी। ठीक है, चलिए जो ईरान के एक्टिविस्ट है नरगिस मोहम्मदी, उन्होंने यह रॉयल स्वीडिश एकेडमी के थ्रू दिया जाने वाला 2023 का नोबेल पीस प्राइज मिला है। और किनके लिए मिला है? टू फाइट अगेंस्ट द ऑपरेशंस
ऑफ वुमन इन ईरान। जो महिलाएं ईरान में अपने हक के लिए लड़ती है, अपने दबे हुए एहसास के खिलाफ आवाज़ उठाती है, उनके आवाज़ बन के इन्होंने बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन राइट्स को एक्टिव करने के लिए, फ्रीडम फॉर ऑल की मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए लड़त लड़ी हुई है। ठीक है, और इसी की वजह से इनको क्या हुआ है, इनको 10 साल की जेल में डाला हुआ है। ठीक है, आज तक हम देखने जाए तो लगभग 13 बार उनको जेल में डाला है। तो जो लोग बोल रहे हैं ना कि भाई महिलाएं समाज के लिए क्या काम करती है, तो उसके लिए नरगिस मोहम्मदी एक बेस्ट एग्जाम्पल सेट करके रखा है। ठीक है, ये है वह मोहतरमा। चलिए चलते हैं अगले एमसीक्यू की ओर। यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू यूपीआर इज ए यूनिक मैकेनिज्म ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। चलिए बताइए किनका यह स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है। तो क्या यह WTO का है, वर्ल्ड बैंक का है, UNGA का है, या फिर UNHRC यानी कि यूनाइटेड ह्यूमन राइट काउंसिल का है। तो ये जो है यह है यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल यानी कि UNHRC का। अब यह क्यों न्यूज़ में आया सर, वो तो बताइए। देखिए क्या हुआ है, UNHRC ने अभी मणिपुर के रिलेटेड कमेंट किया हुआ है। ठीक है, क्या कमेंट किया हुआ है, तो UNHRC जो है, यह UNHRC ने क्या किया है कि भाई मणिपुर बेस में ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट जो है बाबलू लोइतोंगाम, ठीक है, उनको अभी क्या किया है, उनको प्रोटेक्ट करने की बात किया है, उनको और उनके फैमिली को। तो इसीलिए हमें यह न्यूज़ में मिला है। ठीक है, चलिए तो सर जी यह यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू क्या होता है। तो यह जो है यह एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि ह्यूमन राइट काउंसिल के द्वारा जो पीयर रिव्यू करता है किनके रिगार्डिंग, ह्यूमन राइट रिकॉर्ड्स के रिगार्डिंग हर 4.5 साल में। ठीक है, एवरी 4.5 ईयर्स में यह क्या करता है, पीयर रिव्यू करता है कि उस मेंबर स्टेट में ह्यूमन राइट किस हिसाब से चल रहा है। ठीक है, बाकी तो सारी नॉर्मल इंफॉर्मेशन है कि यह एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। UNGA ने इसको रिप्लेस किया था 2006 UNGA में UNHRC ने रिप्लेस किया था फॉर्मर UN कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को 2006 में, और साथ ही साथ यही रिस्पॉन्सिबल है टू स्ट्रेंथनिंग एंड प्रमोशन ऑफ ह्यूमन राइट्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट MCQ आपके सामने है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ट्राई। चलिए भैया ट्राई के बारे में बता दीजिए। It is statutory regulatory body that is set by Telecom Regulatory Authority of India Act 1997। क्या यह बात सही है? दूसरा, it regulates telecom services including fixation revision of tariff for telecom services। और तीसरा, it regulates the over the top OTT platform under the TRAI Act 1997। अब देखिए यह ट्राई जो है, यह ट्राई की बॉडी तो है हमारे करंट वाले क्या पार्ट्स नहीं है, स्टैटिक का पार्ट है, लेकिन करंट में जैसे ही ट्राई बॉडी हमारी एक्टिव हो जाती है तो हमें हमारा स्टैटिक वाला पार्ट भी एक्टिव करना पड़ता है। ठीक है, अभी जो इस क्वेश्चन को पूछने का कंटेक्स्ट है उसमें यह है कि ट्राई ने अभी एक स्टेटमेंट दिया है, और यह जो स्टेटमेंट दिया है यह दिया है रिगार्डिंग सेंटेंस 3। ठीक है, तो हमने स्टैटिक और करंट दोनों में से आपके लिए MCQ बनाया है कि भैया ये 3 जो सेंटेंस है उनमें से हाउ मेनी सेंटेंसेस आर करेक्ट। पहला, इट इज स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर द रेगुलेटरी सेटअप ऑफ द ट्राई एक्ट 1997। तो यह बात कैसी है, बिल्कुल सही है। दूसरा, इट रेगुलेट्स टेलीकॉम सर्विसेज इंक्लूडिंग फिक्सेशन डिवीजन टैरिफ फॉर टेलीकॉम सर्विसेज। ये बात भी कैसा है, सही है। लेकिन तीसरा जो कह रहा है कि भैया ये जो ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म होते हैं, यानी कि जो OTT प्लेटफॉर्म होते हैं, आपके हॉटस्टार हो गए, ठीक है, सोनी लिव हो गया, यह जो Amazon प्राइम हो गया, तो ऐसे सारे जो OTT प्लेटफॉर्म है वो OTT प्लेटफॉर्म ट्राई एक्ट 1997 के अंडर में नहीं आते हैं, उनको ट्राई रेगुलेट नहीं करता है। तो तीसरा सेंटेंस गलत हो गया। पूछा है कितना सही है, तो सिर्फ 2 सेंटेंस ही है जो हमारे सही है। देखिए क्या हुआ है कि हॉटस्टार ट्राई ने ऐसा कहा है कि भैया ये हॉटस्टार के जैसे जो भी OTT प्लेटफॉर्म है यह गवर्न बाय इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021। ठीक है, जो कि आता है कि इनके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि METI के अंतर्गत, यह ट्राई के अंतर्गत नहीं आ रहा है। ठीक है, यह बात आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट MCQ देख लेते हैं।
अरेंज द फॉलोइंग वाटर बॉडीज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। देखिए इंटरनेशनल रिलेशन यूपीएससी का सबसे फेवरेट एमसीक्यू पूछने वाला टॉपिक है, ठीक है। तो आपको अभी वर्ल्ड मैपिंग के बारे में पता होना ही चाहिए। चलिए पहला पूछ रहा है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 सी दिया है और इन सी में आपको बताया हुआ है कि भैया इनको कैसे लगाना है, इनको नॉर्थ टू साउथ लगाना है, नॉर्थ टू साउथ। तो बता दीजिए सबसे पहले येलो, साउथ चाइना, ईस्ट चाइना और सेलेब सी, कौन सा आएगा? तो सबसे पहले आएगा भैया येलो सी आएगा। कौन सा आएगा? येलो सी आएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखने जाए तो उसके नीचे आएगा ईस्ट चाइना सी। क्या आएगा? ईस्ट चाइना सी आएगा। तीसरे नंबर पे अगर हम उसके नीचे जाए तो यहाँ पे देखिए येलो तो आ गया हमारा, ईस्ट चाइना सी भी आ गया। उसके बाद आएगा साउथ चाइना सी। क्या आएगा? साउथ चाइना सी आएगा। और लास्ट में हमारा एक बचा कुचा है आदमी, कौन? सेलेब सी। तो वो आएगा सेलेब सी, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप एक और चीज याद रखिए कि जो हमारा फिलीपाइंस वाला एरिया है, यह फिलीपाइंस एरिया के पास 2 ऐसे रास्ते हैं, यहाँ पे 2 ऐसे जोन्स है जो उस जोन में क्या होता है, उस जोन में हो रही है पायरेसी, ठीक है। और उन दोनों का नाम याद रखना है सुलू सेलेब सी। क्या है? सुलू सेलेब सी, ठीक है। तो यहाँ पे हमें कई बार देखने को मिल जाता है कि भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, पायरेसी हो रहा है, ठीक है। अब जैसे कि आपने वो मूवी देखा होगा कि जिसके जो बनी हुई है सिर्फ और सिर्फ पायरेसी के ऊपर है, ठीक है, कैप्टन जैक स्पैरो। चलिए तो यहाँ पे हमारा है पहले येलो, फिर ईस्ट चाइना, फिर साउथ चाइना और फिर सेलेब सी। तो यहाँ पे आएगा पहले येलो, यानी कि सबसे पहले 1 नंबर होना चाहिए। यहाँ पे है नहीं, 1 कटा, यहाँ पे है, यहाँ पे भी है। दूसरा है ईस्ट चाइना सी, तो दूसरे नंबर पे हमारा आना चाहिए कोड नंबर 3। भैया ये है नहीं है, तो बी कटा। यहाँ पे है यस, यहाँ पे है भी, यहाँ पे भी है। लास्ट में सेलेब सी आएगा, तो 4 नंबर लास्ट में आएगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अभी क्या हुआ था, तो अभी हुआ था कि फिलीपाइंस ने प्रोटेस्ट किया था कि भैया ये चाइना वाले को बोलो कि ये जो लोग हैं ये हमारे फिलीपाइंस वेसल के साथ में कोलिड कर रहे हैं। ये लोग कहाँ पे आ रहे हैं? ये लोग आ रहे हैं फिलीपाइन के जो पेट्रोलियम शिप्स होते हैं उनके इलाके में। आपको पता होगा एक 9 डैश लाइन, ठीक है। तो उसी के रिगार्डिंग इस एरिया में कन्फ्लिक्ट चलता रहता है। हालांकि हमारे लिए कंटेक्स्ट कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इनका मैपिंग। देखिए सबसे पहले यहाँ पे आपको दिखेगा येलो सी, देखिए ऊपर है ना, हाँ। दूसरे नंबर पे आपको दिखेगा ईस्ट चाइना सी, ठीक है, ओके। उसके बाद 3 नंबर पे आपको दिखेगा सबसे बड़ा वाला एरिया साउथ चाइना सी, और लास्ट में यहाँ पे आपको दिखेगा कौन सा? सेलेब सी, ठीक है। चलिए नंबर 1 फिर से आप देख सकते हो, नंबर 1 यहाँ पे है, नंबर 1 यहाँ पे है, नंबर 2 यहाँ पे है, हमारा नंबर 3 और ये है 4 नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, द रिसेंट टाइफून कॉल्ड कोइनू वाज लिंक्ड टू। चलिए बता दीजिए टाइफून आया है कहाँ पे? कोइनू आया है। कहाँ पे आया है? कौन से एरिया में आया है? तो वो आपको बताना है, ठीक है। अब आपको एक और चीज बता दूं कि टाइफून लिख दिया है तो इसका मतलब इसी में से आपको क्या मिल जाएगा? आंसर मिल जाएगा। देखिए इंडियन ओशन में आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? हम उसको साइक्लोन बोलते हैं। तो ये तो आने वाला नहीं है, ठीक है। कैरेबियन में भी हम टाइफून नहीं बोलते हैं, पैसिफिक में भी हम टाइफून नहीं बोलते, हम बोलते हैं साउथ चाइना वाला सी जो एरिया है वहीं पे बोलते हैं, ठीक है। तो यही तो हमारा आज का कंटेक्स्ट है कि भैया चाइना ने वार्न किया हुआ है। क्यों? क्योंकि उस जो एक टाइफून आ रहा है, नाम है जिसका कोइनू, यहाँ पे बिग वेव्स, वाइंड और रेन, इनसे खतरा होता है, ठीक है। साथ ही एक और चीज आप यहाँ पे याद रखिए कि ये जो कोइनू है उस कोइनू का मतलब होता है पपी, लेकिन पपी कौन सी लैंग्वेज में? जापानीज लैंग्वेज में होता है, ठीक है। तो ऐसे कभी कभी बहुत ज़्यादा अगर वो पॉपुलर नहीं होते तो ऐसे नाम के मीनिंग भी पूछ लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कोइनू याद रखना, पपी किसमें? जापान में कहा जाता है, ठीक है। चलिए तो ये थे हमारे आज के यूपीएससी के एमसीक्यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।